नमस्कार। बैकुंठ शुक्ल का जन्म 1910 में बिहार के जिला मुजफ्फरपुर स्थित जलालपुर नामक गांव में हुआ था। यह छोटा सा गांव छोटा जरूर था, किंतु इसी के निकट हाजीपुर शहर क्रांतिकारियों की कर्मस्थली के रूप में सुप्रसिद्ध है। सन 1919 में पंजाब में दमन के विरुद्ध विद्रोह हुआ। इसके लिए नए उत्पीड़क उपाय रॉलेट एक्ट अंग्रेजों ने घोषित किए, क्योंकि उस समिति के अध्यक्ष का नाम रॉलेट था। इस एक्ट से बगैर मुकदमा चलाए व्यक्ति को कैद में डाला जा सकता था। गांधी जी ने प्रतिरोध आंदोलन द्वारा भारत में जन प्रदर्शनों हड़तालों का आयोजन किया, जिससे भारत में विद्रोह और अशांति की लहर फैल गई। विदेशी सरकार ने दमन का सहारा ले आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। पंजाब के जालियांवाला बाग में, जो अमृतसर में है, एक सभा का आयोजन बुलाया। सरकार ने अनुमति नहीं दी, पर सभा में नागरिकों का समूह अपनी आवाज़ उठाने एकत्रित हो गया। यह सभा बाग में चारदीवारी से घिरे हुए स्थान पर हो रही थी, जहां नागरिक मौन कार्यवाही सुन रहे थे। भीड़ निहत्थी थी, जिसके चारदीवारी से निकल भागने का कोई भी मार्ग नहीं था। जनरल डायर ने उस बाग को घेर लिया। सैनिकों की टुकड़ियों ने भीड़ तितर बितर करने के बहाने निहत्थे लोगों पर 1600 राउंड गोलियां चलाई। सरकारी आंकड़ों के अनुरूप 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 निर्दोष नागरिक इस जघन्य हत्याकांड में घायल हो गए। इतना ही नहीं, पंजाब में मार्शल लॉ लगा फौजी शासन कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों लोग बंदूक वध के शिकार बने। आसमान से बम वर्षा में मरे, फांसियों पर लटकाएं और अत्यंत कठोर दंड दे काले पानी भेजा गया। यह थी विदेशी शासन द्वारा चित्रित एक साधारण दृश्य की झांकी, जो उस समय के सामाजिक वातावरण की कहानी प्रस्तुत करती है। बैकुंठ शुक्ल का बाल्यकाल अभावग्रस्त बीता। ऊंची शिक्षा भी अर्जित नहीं कर सके। समीपवर्ती स्कूल से प्रशिक्षण की शिक्षा ग्रहण कर वे एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बन आजीविका चलाने लगे। इस कार्य से रुचि हटी और साधुओं के सदृश सादे जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के पश्चात वे घर बार छोड़कर चले गए। एक वर्ष बाद परिजनों ने तलाश किया, घर लाकर समझाया बुझाया और राधिका देवी नामक महिला के साथ बैकुंठ शुक्ल का पाणिग्रहण संस्कार यानी कि शादी संपन्न करा दिया। गृहस्थ बंधन बैकुंठ शुक्ल को अधिक दिनों तक अपनी जकड़ में नहीं रख सका और वे फिर साधु बनकर घर से भाग निकले। परिजनों ने उनको भयभीत करने के लिए दबाव डाला। प्रश्न किया कि अगर बैरागी जीवन व्यतीत ही करना है तो जमीन जायदाद क्यों गले बांधे फिरते हो। बैकुंठ शुक्ल ने बड़ी सरलता से बगैर प्रतिरोध अपनी जमीन जायदाद अपने भाई के नाम लिख डाली। सभी लोग चकित थे उनकी सरलता पर, मगर ये कोई आदेश थोपने को उत्सुक न थे। इस प्रकार वे घर बार छोड़ पूर्ण रूपेण सन्यासी के वेश में रहने लगे। इन दिनों देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही थी। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरोध में लोग बदले की भावना से संगठित मोर्चा लेने के इच्छुक थे। बहुत से नवयुवक दल उभर चले थे, जो नौकरशाही से लोहा लेने के लिए अपनी तैयारी में जुटे थे। जलालपुर गांव के एक नवयुवक थे, योगेंद्र शुक्ल। वे अध्ययन करने काशी गए और पढ़ने की जगह उनका संपर्क वहां के क्रांतिकारी दल के सदस्यों से हो गया। योगेंद्र शुक्ल दल के सक्रिय सदस्य बने। बड़ी लगन, उत्साह और आत्मविश्वास और संयम से रह निर्भीकता से कार्यरत रहे, जिसके कारण कुछ ही दिनों में क्रांतिकारियों के विश्वसनीय सहयोगियों में उनकी गिनती होने लगी। सन 1927 में वे वापस बिहार लौटे और अपनी रणस्थली हाजीपुर को ही बना वहां संगठन का गुप्त रूप से संचालन करने लगे। इसी हाजीपुर में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी योगेंद्र शुक्ल के यहाँ आते जाते रहे
और इसी दल से प्रभावित हो युवक बैकुंठ शुक्ल भी सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन की लहर बिहारी युवकों पर भी पूरी तरह हावी थी। नगर नगर गांव गांव सभाएं जुलूस निकलते। एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए 6 मास के लिए बैकुंठ शुक्ल को जेल में डाल दिया गया। जेल से निकल उनका हौसला और बुलंद हो गया। जनता में स्वदेशी भावना जागृत करने और विदेशियों के विरुद्ध संगठन मोर्चा संभालने के लिए दल के नवयुवक बड़े उत्साह से कार्यरत थे। गुप्त साहित्य गांव-गांव साइकिलों पर जाकर बांटते प्रचार कार्यों में जुटे थे। इस दल कल विशेष गतिविधियों पर पुलिस की नज़र थी। एक दिन अचानक कार्यालय पर पुलिस दल की टुकड़ी ने छापा मारा। कुछ सदस्य मौके पर बंदी बना लिए गए, मगर बैकुंठ शुक्ल पुलिस की आंखों में धूल झोंक उन्हीं के सामने साइकिल पर सवार हो चतुराई से निकल गए। बिहार क्रांतिकारी संगठन का कार्य एक पुराने साहसिक क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष के संचालन में क्रियाशील था। इस क्षेत्र में उन्हीं के उत्तरदायित्व में नवयुवकों को दल में भर्ती किया जाता, क्योंकि वे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना की केंद्रीय समिति के सम्मानित सदस्य भी थे। 1914 से 1918 तक बहुत से साहसिक कार्य फणींद्रनाथ घोष ने किए थे और नज़रबंदी भी काटी थी। महत्वपूर्ण विश्वस्त क्रांतिकारियों की श्रेणी में गिने जाते हैं। किंतु काकोरी कांड के पश्चात जब संगठन शिथिल होने लगा तो कार्यकर्ताओं में भी बिखराव एवं अनुशासनहीनता आने लगी। फणींद्र घोष ने चुपचाप एक महिला से दल की अनुमति के बिना विवाह कर लिया। नियमानुसार विवाहित लोग दल के सदस्य नहीं बनाए जाते थे और अविवाहितों को विवाह पूर्व दल की अनुमति अनिवार्य थी। फणींद्र घोष ने विवाह संबंधी सूचना सहयोगियों से छुपाकर गोपनीय रखी। असेंबली बम कांड और लाहौर बम फैक्ट्री के अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की नज़र फणींद्र घोष पर थी। उसके गुप्त विवाह के रहस्य को पुलिस जानती थी, इसलिए खुफिया तौर पर फणींद्र घोष की ससुराल पर उसकी कड़ी नज़र थी। वह एक दिन मस्ती में मुस्कुराता पत्नी से मिलने के लिए जैसे ही ससुराल की दहलीज में प्रवेश किया, पुलिस अधिकारियों ने उसके हाथों में हथकड़ियाँ जकड़ जेल भेज दिया। पत्नी के प्रेम में व्याकुल क्रांतिकारी फणींद्र घोष ने संयम तोड़ दिया और पुलिस मुखबिर बन षड्यंत्र के रहस्य खोलने को तैयार हो गया। क्षमा के लिए दल का रहस्य बताते हुए उसने यतीन्द्र नाथ दास और सहारनपुर में डॉक्टर गया प्रसाद के अतिरिक्त अनेक दल सहयोगी पकड़वाए। फणींद्र की उम्र अधिक होने के कारण आदर्श लोग दादा शब्द से संबोधित करते, मगर उसने झांसी स्थित दल के गुप्त पते की जानकारी दे चंद्रशेखर तक को बंदी बनवाने का प्रयास किया। पुलिस फणींद्र घोष का सशक्त क्रांतिकारी दल को छीन भिन करने के लिए एक शस्त्र के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरक बम बनाने के रासायनिक पदार्थों, 2 जीवित बम और कारतूस लिए ग्वालियर पहुंचना चाहते थे। दुर्भाग्यवश भुसावल में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर ने निर्णय ले लिया था कि फणींद्र घोष को तत्काल गोली मार दी जाए। भगवान दास माहौर और सदाशिवराव मलकापुरकर को जलगांव जेल में रखकर मुकदमा चलाना शुरू किया। इनके विरुद्ध जयगोपाल और फणींद्र घोष के गवाही देने जलगांव जाने से पूर्व योजना बनी कि भगवान दास स्वयं फणींद्र घोष को गोली मारेंगे। इसलिए चंद्रशेखर द्वारा पहचान परेड से पूर्व रिवाल्वर भी पहुंचा दिया गया। उनका आदेश था कि गोली से फणींद्र घोष को पहले उड़ाया जाए। फणींद्र घोष और जयगोपाल जलगांव लाए गए और कचहरी के पुलिस तंबू में रखे गए। भगवान दास माहौर ने सावधानी से पुलिस तंबू में प्रवेश किया और दोनों विश्वासघातियों पर निशाना साध गोलियां चलाई, मगर दुर्भाग्यवश दोनों ही बच निकले। इसी प्रकार इलाहाबाद में भी फणींद्र घोष को गोली से उड़ाने का कार्य दोबारा असफल हो गया। चंद्रशेखर ने यह कार्य
बैकुंठ शुक्ल के सुपुर्द कर निर्णय दिया कि फणींद्र घोष हर कीमत पर मारा जाना चाहिए। अब बैकुंठ शुक्ल सारी योजना को नए सिरे से संचालित करने में जुट गए। विश्वासघाती की मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी, मगर फणींद्र घोष अनुभवी क्रांतिकारी होने के कारण दांव पेच लड़ा पक्षी की तरह उड़ जाता। लेकिन दल का निर्णय बैकुंठ शुक्ल की आंखों में हर समय नाचता हुआ कदमों को एक निश्चित स्थान पर टिकने नहीं दे रहा था। वे तेजी से फणींद्र के पीछे दौड़ रहे थे। 8 दिसंबर 1930 को अंग्रेजी पोशाक में क्रांतिकारी विनय कृष्ण बोस और सुधीर कुमार गुप्त धीमे से राइटर्स बिल्डिंग में घुसे। बाहर दिनेश चपरासी दरवाजे पर खड़ा था। उसे धक्का दे दूर हटा दिया और सिम्पसन को घेर उसे मार डाला। जब वे बाहर निकलने लगे तब एक गोरे ने रास्ता रोका। उस पर इन्होंने गोलियां चलाई। इस बीच पुलिस गाड़ी सिपाहियों के साथ पहुंच चुकी थी, जिसने कोठी को चारों ओर से घेर आगे बढ़ चेतावनी दी कि वे आत्मसमर्पण करें, अन्यथा भून डाले जाएंगे। वे भाग नहीं सकेंगे। तीनों ने खिड़कियों से झांककर देखा। सचमुच सुरक्षित यहाँ से भाग निकलना संभव नहीं था। जान बचाने का अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा। इन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस दरवाजे को तोड़कर कमरे में घुसी। सुधीर कुमार गुप्त शहीद हो चुके थे। विनय ने अस्पताल पहुंचने से पूर्व प्राण त्याग दिए और दिनेश गुप्त को नौकरशाही ने फांसी पर चढ़ा दिया। वास्तव में मेदिनीपुर के बलिदानी कहानियां बंगाल के घर घर में स्फूर्ति एवं त्याग की भावना भर नवयुवकों को संघर्ष करते हुए मर मिटने की प्रेरणा दे रही थी। बैकुंठ शुक्ल के नेत्रों में ऐसे क्रांतिकारियों की जीवन गाथा चलचित्र के समान नाच उठी। मन में फणींद्र घोष का विश्वासघाती दृश्य भी उतर कर तैरने लगा। कितना नीच और पाशविक वृत्ति का स्वार्थी व्यक्ति है वह, जिसने केवल सुखी जीवन के लिए संगठन को धोखा दिया, सहयोगियों के खून से होली खेली, लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ। उनकी मुठिया सोचते हुए तन गई। वह पथरीले टीले से उठा और फिर अपनी मंजिल की ओर चल निकले। उन्हें पता चला फणींद्र बिहार के ही पश्चिमी चंपारण जिला के मुख्यालय बेतिया में निवास करता है। लाहौर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों में से अनेकों को फांसी पर चढ़वाकर काला पानी भिजवाकर पुलिस से जो धन फणींद्र ने इनाम स्वरूप अर्जित किया, उससे सारा जीवन आराम से बैठ चैन की बंसी बजा सकता था। क्रांतिकारी आंदोलन की जड़ें अब उखड़ गई है। शेष सहयोगी अब उसका पीछा करने से घबराते हैं, कतराते हैं। फणींद्र की सोच उसे सांत्वना दे देती और वह निश्चिंत हो उठता। अब उनसे कोई खतरा नहीं है। बेतिया की मीना बाजार में वह शतरंज और ताश से मन बहलाता। बैकुंठ शुक्ल के कदम बेतिया पहुंचकर मीना बाजार के निकट प्रवेश द्वार पर रुका। बैकुंठ शुक्ल के साथ उनके और भी सहयोगी थे। यह कलकत्ते की न्यू मार्केट के ढंग से बड़ी तरकीब से बसा बेतिया का मीना बाजार है। इसके 4 प्रवेश द्वार हैं। पैदल वह मीना बाजार के उस दुकान तक सरलता से पहुंच गए जहां फणींद्र शतरंज की चाल में खोया था। वह और निकट पहुंच गए। चुपके से बैकुंठ शुक्ल ने अपनी कमर से नेपाली खुखरी निकाल फणींद्र पर ऐसा भरपूर वार किया कि वह धराशायी हो लुढ़क गया। सुरक्षा गार्ड जो सरकार द्वारा उसे मिला था, वह अपनी जान बचाकर भाग निकला। शतरंज पर बैठे खिलाड़ी इस खेल को समझ भी न पाए कि आखिर हुआ क्या। बैकुंठ शुक्ल हवा के झोंके के समान एक व्यक्ति की साइकिल छीन मीना बाजार से बाहर निकल गए। शतरंज की बिसात पर बैठे एक खिलाड़ी ने दुकान से उतर दौड़ लगाई और साइकिल रोकने का प्रयास किया। हालांकि कहीं कहीं मिला है कि बैकुंठ शुक्ल खुद अपनी साइकिल से आए थे। योगेंद्र शुक्ल, बैकुंठ शुक्ल और उनके और भी साथी। बैकुंठ शुक्ल ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। दूसरा पनवाड़ी जो सामने की दुकान से बचाने दौड़ा, वह घायल अवस्था में लौट गया, जिस पर शुक्ल ने गोली चला दी थी। नारायणी नदी के निर्जन किनारे पर बैकुंठ शुक्ल ने उस साइकिल को छोड़ दिया और बेतिया से लापता हो गए। खुफिया विभाग ने नारायणी नदी के किनारे पड़ी साइकिल उठा ली। उसमें एक धोती बंधी थी। जांच पड़ताल में पुलिस दरभंगा जा पहुंची, जहां की लॉन्ड्री का धोती पर निशान था।
लॉन्ड्री वाला निकट के मोहल्ले में रहने वाला युवक गोपाल नारायण के घर पुलिस को ले पहुंचा। गोपाल नारायण शुक्ल को, जो मेडिकल का छात्र थे, सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार किया कि यह धूली धोती उसकी ही है। बैकुंठ शुक्ल फरार हैं, बड़े क्रांतिकारी हैं। आगे गोपाल नारायण ने स्पष्ट किया, बैकुंठ शुक्ल उसके घर आए थे फणींद्र की जानकारी लेने। 1 सप्ताह पहले वे धोती ले गए। मैंने इसे पहचान लिया है। गोपाल नारायण सरकारी गवाह बन गया और विश्वासघात करने के परिणाम स्वरूप उसे सरकार ने दरोगा बना दिया। बैकुंठ शुक्ल की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित हुआ। गोपाल नारायण ने फणींद्र घोष की हत्या के रहस्य को खोल दिया था। पुलिस बैकुंठ शुक्ल को पकड़ना चाहती थी। उसे पकड़वाने के लिए एक जगन्नाथ सिंह नामक युवक एड़ी चोटी का पसीना बहा ऊंचा इनाम प्राप्त करने का आकांक्षी था। उसने पुलिस को सूचित किया, आज बैकुंठ शुक्ल हाजीपुर में शाम में प्रवेश करेगा। हाजीपुर के बाहर नदी पर विशाल पुल था। नदी बरसात में भीषण उत्पात मचाती थी, मगर इस समय भी हाथी डुबाव जल उसमें अटखेलिया कर रहा था। पुलिस ने शाम होने से पहले सादी वर्दी में पुल के इर्द गिर्द अपनी किलाबंदी ऐसी मजबूत बना ली जिसमें यदि शिकार प्रवेश कर जाए तो निकल न सके। बैकुंठ शुक्ल अप्रत्याशित खतरों से भी सावधान अपनी साइकिल से पुल के प्रवेश द्वार में घुसे। उनका अंगूठा असावधानी से ज्यों ही घंटी पर टकराया, उसका स्वर गूंज उठा। वह सावधान हो उठे। बीच में मझधार तक बेचैन साइकिल तीव्रता से बढ़ती रही। वह अचानक रेलिंग के निकट 2 क्षण उतर कर खड़ा हो गए। इधर उधर इर्द गिर्द आगे पीछे नीचे ऊपर दूर दूर तक अपनी पैनी नजर दौड़ाकर अपना मस्तक झुकाकर पुल के नीचे कल कल करती नदी के पावन जल को नमस्कार किया। जैसे यही पतित पावनी वैतरणी संकट के समय कल्याणी है। रक्षा के लिए वह अपनी गोद में स्थान देती है। जब भी व्यक्ति उसकी शरण में कूद कर जाता है, नदी के पावन जल में उसके नेत्र कुछ क्षण आनंद से डूबे रहे, फिर यात्रा को संकट मुक्त समझ साइकिल पर सवार हो वह आगे बढ़ गए। साइकिल दूसरे द्वार से बाहर निकल पुल की निचली ढलान से ज्यों ही मुड़ी, प्रतीक्षा कर रही पुलिस टुकड़ी ने घेर कर बंदी बना लिया। मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया। पुलिस ने फतेहगढ़ से ला चंद्रमा सिंह को भी इस केस में फंसाने के लिए प्रयास किया, मगर अपराध प्रमाणित होना संभव नहीं था। बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सजा सुनाई गई। सहयोगी महंत रामशरण दास और भवन सिंह को लंबी सजाएं मिली। 14 अप्रैल 1934 को यह वीर क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल फांसी के तख्ते पर मुस्कुराते हुए चढ़ गए। ऐसे महान देशभक्त को कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद।